हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिरोधों को किस तरीके से विद्युत परिपथ में संयोजित करते हैं उन संयोजन के प्रकारों के बारे में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइटल डालिएगा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का विद्युत परिपथ में संयोजन। प्रतिरोधों का विद्युत परिपथ में संयोजन। तो फिर हम दो तरीके से प्रतिरोधों को विद्युत परिपथ में संयोजित कर सकते हैं। तो फिर इसे विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को निम्न दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर दो, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो नंबर फर्स्ट, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो फिर इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, दो या दो से किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा की मात्रा समान हो। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कहने का मतलब कि हम प्रतिरोधों को किसी विद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़ें कि प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा क्या हो जाए, समान हो जाए। तो फिर ये जो संयोजन है उन प्रतिरोधों का, वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में कि किस तरीके से हम इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कौन से संयोजन में? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो ये आप नोट कीजिएगा। यहां हम परिपथ बना रहे हैं। तो ये हमारे पास में पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। तीनों श्रेणी क्रम में एक V वोल्टता के स्रोत के साथ
ये संयोजित है। तो फिर यहां बहने वाली जो धारा है, ये धारा आपके पास में आई है और वोल्टता ये V है। पहले वाला प्रतिरोध R1, दूसरे वाला प्रतिरोध R2 और तीसरे वाला प्रतिरोध R3 है। तो इन A और ये B टर्मिनल, यहां जो है वो विभवांतर V1 है, इसके सिरों पर विभवांतर V2 है और इसके सिरों पर विभवांतर V3 है। लेकिन A और B के बीच में जो विभवांतर है वो V है। A और B के बीच में विभवांतर V है। तो फिर ये जो है इन प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर हो गया। ये विभवांतर V है। किसके बीच? A और B के बीच में। तो फिर अब हम यहां ये देखेंगे कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है। जब धारा इन सब के अंदर समान बह रही है तो पहले वाले प्रतिरोध जो है, पहले वाले प्रतिरोध में धारा I बह रही है जैसे, और उसका प्रतिरोध R1 है, तो ओम के नियम के मुताबिक ओम का नियम V इक्वल IR है। तो यदि मैं यहाँ R1 कर दूं तो ये V1 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में प्रतिरोध I धारा तो उसमें भी I है, लेकिन उसके संगति V2 आ जाएगा। तीसरे वाले के अंदर जो है प्रतिरोध R3 है, तो धारा I है, तो ये V3 आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो वोल्टताएं या विभवांतर की वैल्यू जो है वो अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि इन प्रतिरोधों के मान क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए हमारे पास में पहले में के संगत विभवांतर V1, दूसरे के संगत विभवांतर V2 और तीसरे के संगत विभवांतर कितना, V3। अब हम चाहते हैं कि इस परिपथ के हम तुल्य परिपथ बनाएं। तो तुल्य परिपथ बनाएं तो फिर हम यहां पर इसी स्रोत की ये हम कोई तुल्य प्रतिरोध ले लेते हैं जो तीनों का मुकाबला कर रहा है, R इक्विवेलेंट या RS, और इसी वोल्टता के स्रोत से इसको कनेक्ट कर देते हैं। और यहां ये भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहां जो जाने वाली धारा है वो I है, और इनके सिरों पर जो वोल्टता है, विभवांतर है, वो जो तीनों के सिरों पर है वो इस अकेले के सिरों पर है। तो ये हमारे पास में इसका तुल्य परिपथ बन गया। ठीक है, तो फिर ये फिजिकल सिचुएशन हमने सेम कर दी कि तीनों पर वोल्टता कितनी थी V, तो इसके अकेले पर कितनी है V। यहाँ इन तीनों में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी थी I, उसी स्रोत से जुड़ा हुआ था। तो फिर यहाँ आपके पास में जो है यहाँ भी धारा I है और ये तुल्य प्रतिरोध हम RS मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ लिख सकते हैं चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 V वोल्ट के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I है एवं प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतरों के मान क्रमशः R1, R2 एवं R3 है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर क्या क्या है वो हम लिख देते हैं। तो फिर टर्मिनल
ए व बी के मध्य, टर्मिनल ए व बी के मध्य विभवांतर, ये जो टोटल विभवांतर V है ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड कर दें तो ये V के बराबर आ जाता है, लेकिन ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या कहता है ओम का नियम? ओम के नियम से हम यहां लिख सकते हैं V1 इक्वल IR1, V2 इक्वल IR2 और V3 इक्वल IR3। इन सभी को नंबर हम 2 दे देते हैं। तो फिर 1 व 2 से, 1 व 2 से यहां V1, V2 और V3 के मान रख दिए जाए तो फिर V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो फिर V इक्वल कॉमन कितना आ गया I, R1 प्लस R2 प्लस R3। I को V के अपोन में शिफ्ट कर दें तो V अपॉन I इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज इक्वेशन 3। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इन तीनों के लिए ये प्रतिरोध थे वो V अपॉन I का जो अनुपात है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर चला जाता है। लेकिन अब हम यहाँ ये देखें कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो तब ओम के नियम से इस सिंगल परिपथ के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? तो वो देखिए, यदि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो तब, तब कैसे लिखेंगे? आप इसे नोट कीजिएगा और मैं यहां इसको रिमूव करता हूं, इसके जस्ट बाद वाली बात यहां लिखता हूं। तो देखिए, यहां तुल्य प्रतिरोध हमने RS मान लिया, कितना आता है? ओम के नियम से। तब लिख रहा हूं मैं ओम के नियम से, क्या बात सामने आएगी कि V अपॉन I, V में I से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो ये चीज आपके पास RS के बराबर होगी। ये बात नंबर 4 हो गई। तो इस परिपथ के लिए हम यहां तक पहुंच चुके थे और इस परिपथ के लिए ओम के नियम से हम V अपॉन I इक्वल RS लिख सकते हैं। तो फिर 3 और 4 को यदि ज्वाइंट करवाएं तो क्या रिजल्ट निकलेगा? तो 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या रिजल्ट आएगा? देखिएगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध जो है वो इन सभी प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है तुल्य प्रतिरोध का मान हो गया कौन से क्रम के लिए? ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि यहां पर जो यदि हम देखें कि RS की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन R1, RS ग्रेटर देन R2 और RS ग्रेटर देन R3। कहने का मतलब तुल्य प्रतिरोध जो है वो प्रत्येक प्रतिरोध से ज्यादा ही होगा। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध हुआ। इससे आगे हम इस संयोजन के
संदर्भ में यदि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें, तो वो तथ्य क्या निकलते हैं देखिए। पहली बात यहां लिख रहे हैं हम, नंबर फर्स्ट, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। तथा प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है। तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है। एक बार। नंबर 2, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा समान होती है एवं विभवांतर भिन्न। नेक्स्ट, यदि n एक समान प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए जाएं तो आपने यहां तक उतार लिया होगा। इसके आगे की बात मैं यहां लिख रहा हूं, कर दिए जाएं तब तुल्य प्रतिरोध RS बराबर, ये होता है R1 R2 प्लस डैश डैश RN, लेकिन R1 बराबर R2 बराबर डैश डैश RN बराबर R, तब RS बराबर R प्लस R कितनी बार, N बार, और ये RS आपके पास आ गया NR। तो ये हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा यदि सभी प्रतिरोध जो हैं वो एक ही हैं, एक समान हैं, और n प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम जो है उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इसे ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। तो सीधी सी बात है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है। अब हम आते हैं अगले वाली बात पे, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, दूसरे वाला। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। नंबर 2, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन संयोजन। कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए, पिछले वाले के अंदर जो थी वो धारा की मात्रा प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाले धारा की मात्रा समान थी, लेकिन यहाँ इस क्रम के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान होगा।
धारा अलग अलग होगी। पहले वाले केस में धारा समान थी, विभवांतर अलग अलग थी। तो फिर कैसे परिभाषित कर रहे हैं देखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो, विभवांतर का मान समान हो, समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहां क्या फिगर बनेगी, इसमें भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ये हमारे पास में ये तीन प्रतिरोध हैं। ये किसी V वोल्ट के स्रोत से कनेक्टेड है। ये प्रतिरोध R1, R2 और R3, टर्मिनल A और ये टर्मिनल B, और ये इनके सिरों पर हमने वोल्टमीटर लगा रखा है। ठीक, अब यहां से हम देखें कि पहले वाले टोटल करंट स्रोत के द्वारा वो आई जा रही है, तो फिर पहले वाले में करंट कितनी चली गई I1, दूसरे वाले में कितनी चली गई I2, तीसरे वाले में कितनी चली गई I3, लेकिन इनके सिरों पर जो विभवांतर का मान है वो मान समान है। तो फिर इसके तुल्य प्रतिरोध, तुल्य परिपथ भी बनाए। तो इसके तुल्य परिपथ जो बनेगा वो हमारे पास में इस तरीके से होगा कि हम एक सिंगल ही प्रतिरोध इन तीनों का मुकाबला करने वाले रख लें, उतने ही वोल्टेज की बैटरी यहाँ इससे साथ कनेक्ट कर दें, और उतने ही जो है धारा यहाँ इसमें जाना हम मान लें। तो ये आपके पास में इस पर विभवांतर का मान V हो गया, तुल्य प्रतिरोध पैरेलल में RP हो गया। तो फिर अब ये आपके पास में फिजिकल सिचुएशन समान हो गई। ठीक है, तो फिर फिजिकल सिचुएशन समान हो गई, तो फिर अब यहां लिख सकते हैं क्या, चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 V वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर
V है एवं प्रवाहित धाराएं क्रमशः, क्योंकि धाराएं अलग अलग हैं, एवं प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 एवं I3 है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी फॉर्मेलिटीज हो गई कि इसमें क्या क्या जो है वो कनेक्टेड है। अब मैं कहूंगी परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमारे पास में हो गई बात नंबर 1 कि जहाँ धारा I जो जाएगी वो 3 जगह प्रतिरोधों की क्षमता के अनुसार उनके अंदर जाएगी, तो वो हम टोटल I कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो फिर ये आवेश संरक्षण सिद्धांत हो गया कि जितना आवेश यहाँ आएगा उतना जाएगा। लेकिन अब ओम का नियम लगा दें, लेकिन ओम के नियम से क्या कहता है ये कहता है कि I निकालना चाहते हो तो V अपॉन R, I इक्वल V अपॉन R होता है। लेकिन हमारे पास पहला R1 है, V सेम है, तो ये कितना हो जाएगा I1, तो I2 जो हो जाएगा V अपॉन में R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन में R3। तो I1 और I2 और I3 की जो वैल्यू है वह हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं। इन सभी को हम नंबर कितना दे दें, इन सभी को हम नंबर दे देते हैं 2। तो फिर अब हम यहाँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूं। तो फिर 1 व 2 से क्या रिजल्ट आया, 1 व 2 से I इक्वल पहले वाले में V अपॉन R1, दूसरे वाले में प्लस V अपॉन R2 और तीसरे वाले में V अपॉन में R3। और I इक्वल यदि यहाँ हम V कॉमन ले लें तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ गया। ठीक है, तो फिर यहां से भी मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं क्या, I अपॉन में V इक्वल, क्योंकि V को इसके अपॉन में ले जाएंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और मैथमेटिकली इस चीज को ऐसे लिख सकता है कि 1 अपॉन में V अपॉन में I इक्वल 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यदि हम I को ऊपर ले जाएंगे तो वापस ये स्टेप बन जाएगी। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन I। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई 3rd। ठीक है, तो अब हम ये बात तो कर रहे थे इसके तीनों के विद रेस्पेक्ट, लेकिन अब मैं करता हूं पहले वाले के लिए कि इसी में उतनी ही करंट फ्लो हो रही है, तब हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहां तक 1 2 3 ये हो गई, आगे यहां लिखूंगा, ध्यान रखेंगे। तो यहां आ जाएगा यदि परिपथ का, यदि समांतर क्रम संयोजन परिपथ का तुल्य प्रतिरोध Rp हो, तब हम इस सिंगल के लिए कैसे लिख सकते हैं, V अपॉन I इक्वल Rp। ये बात नंबर हमारे पास में कितनी हो गई, 4। लेकिन 3 और 4 से 3 and 4 का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, V अपॉन I की जगह Rp रख देंगे तो 1/में Rp इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये आपके पास में आ गया तुल्य प्रतिरोध के लिए जो है समांतर क्रम में किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहां इसके ऊपर देखेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि Rp जो आया वो लेस देन है R1 से, Rp है वो लेस देन है किससे, R2 से, और
आरपी जो है वो लेस देन है किससे, R3 से, ये तुल्य प्रतिरोध घट जाता है। तो अब आप इसके तीनों पॉइंट कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए, उसी के अनुसार आपको इसमें लिखने हैं। ये तुल्य प्रतिरोध यहाँ घट जाता है। नंबर 2, विभवांतर का मान समान होता है, धारा अलग अलग होती है। और नंबर 3, वही यदि n प्रतिरोध यदि हम श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ दें तो फिर 1/r 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 कितनी बार चला जाएगा, n बार, तो वो आ जाएगा n/r। लेकिन इसको rp निकालोगे तो उल्टोगे तो वो हो जाएगा r/n। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप उसी के अकॉर्डिंग आप कोशिश करोगे कि कैसे लिखे जाएं। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।